हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 10 देकर अभी क्लास 11 में आए हैं। क्लास 11 में आते ही स्पेशली जब आप कॉमर्स को एज अ स्ट्रीम चूज करते हो, सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि सब्जेक्ट्स का नाम पहली बार आप यहाँ पे सुन रहे होते हो। ले तो लिया होता है कॉमर्स, मल्टीपल रीजंस होते हैं, किसी ने मर्जी से लिया, किसी ने जबरदस्ती लिया, किसी ने तुक्के से ले लिया, बहुत सारे रीजंस होंगे जिसकी वजह से बच्चे ने कॉमर्स को चूज करा होगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कॉमर्स ले तो लिया, बट इसमें अब आगे जाना है, इसमें अब करियर बनाना है, इसमें अब फोड़ के आना है। ठीक है, बट शुरुआत कहां से करें? क्लास 11 में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सब्जेक्ट्स बहुत ही नए लगते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में पहली बार सुन रहे हो, जिनका नाम पहली बार पढ़ रहे हो। हाँ, आपके सीनियर्स कहते होंगे ये टफ है, ये इजी है, इसके ऊपर फोकस करना, बट फिर भी दिमाग में एक कंफ्यूजन हमेशा होता है कि हम अपने साल की शुरुआत कहाँ से करें। पहली चीज तो लगता है कि क्लास 11 है भाई, चल मार, एकदम आराम आराम से करेंगे। नो प्रॉब्लम, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई ना करो, सिर्फ चिल मारो, गलती ना करना, वरना क्लास 12 में बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस व्यक्ति से पूछ लेना। यहाँ पे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं कोई आपको क्लास 11 क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है, कहाँ से पढ़ना है, ये बताने नहीं आई हूँ। इट इज जस्ट अ कंप्लीट रोड मैप कि क्लास 11 में आकर दिमाग में जो ये कंफ्यूजन है कि क्या करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे क्लास 11 से फोकस रहे, कैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, कॉमर्स में हम एक्सेल करें। तो यहाँ पे आज के इस सेशन में थोड़ा गौर करिएगा यही चीजों को, क्योंकि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं एवरीथिंग। शुरुआत कहाँ से करें, कैसे तैयारी करें, कैसे प्रोसीड करें, सब कुछ ये एक ही लेक्चर में यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको जानना है, हमेशा सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले नो योर सब्जेक्ट वेल। देखिए बेटा, जब हमें पता होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, क्या इसका पर्पस है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या इसका सिलेबस है, 12th में क्या आने वाला है, कितना पोर्शन कनेक्टेड है, तो हमारे लिए वो सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करना, हमारे दिमाग में उसको बिठाना, उसका पर्पस इन करियर समझना आसान हो जाता है। एंड जब हम ये समझने लगते हैं, जब सब्जेक्ट को ज्यादा जानने लगते हैं, तो सब्जेक्ट आसान भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आता है, दैट इज अकाउंटेंसी। ठीक है, यस, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटेंसी जो है ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। राइट, प्रैक्टिकल है, पहले नहीं किया हुआ है। कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज हमेशा होता है। एडवांटेज की अगर बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे अकाउंट्स की बात करूं, बिकॉज ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, काफी ज्यादा यहाँ पे स्कोरिंग एंड इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, कैलकुलेशंस करने में मजा आता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप 100 आउट ऑफ 100 भी काफी इजीली स्कोर कर सकते हो, बहुत लोग कर चुके हैं। तो अगर स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मजेदार पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, एक्साइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो यस, ये कॉमर्स में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हर एक बच्चों का होता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? तो इसके बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो बेटा, क्या होता है, जैसे कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, उसका आपने एक लेक्चर, 2 लेक्चर, 4 लेक्चर, एक चैप्टर मिस कर दिया,
ठीक है, 11th में नहीं पढ़ा, चलो ठीक है 12th में आप उसको पिकअप कर लोगे। बट जब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं, बिकॉज अब स्कूल में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स कर चुके हो, आप इजीली इसको रिलेट कर पाओगे। कभी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मिस कर देते हो, प्लस एक चीज क्या है कि 12th के बाद मोस्ट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड हो सकता है। तो इसमें ऐसी दिक्कत आ सकती है कि अगर आपने बेसिक्स क्लास 11 के यहाँ पे मिस कर दिए, अच्छे से इसको नहीं किया, तो आगे जाके ये सब्जेक्ट दिक्कत दे सकता है। स्कोरिंग है बट बेसिक्स मिस कर दिए तो यही सब्जेक्ट आपकी नैया को ले डूब सकता है। तो याद रखना, अगर कोई भी लेक्चर आपको मिस करो अकाउंटेंसी का, इंश्योर कि आप उसके लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनसे नोट्स ले लो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप देख लो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, टाइम टू टाइम इसको क्लियर करवा लो। अकाउंटेंसी के स्टार्टिंग के लेक्चर्स प्लीज सिंसियरली अटेंड करो। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो, जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक्स होगा उतना ही आगे आपको ये सब्जेक्ट एक एडवांटेज देगा। बाकी बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है, सॉल्व करना होता है, कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू बी क्विक विद द कैलकुलेशंस। तो ये सब्जेक्ट जो है, याद रखना, ये सब्जेक्ट बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, यस, ये सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, कॉन्स्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सब्जेक्ट को अच्छे से किया, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्यादातर बच्चों को प्यार हो जाता है। ठीक है, सेकेंड जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है, 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है तो तीनों में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझती हूँ, बट सेकेंड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका आता है दैट इज इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो अगर आप यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हो तो सीबीएसई में क्लास 11th की अगर बात करें तो 11th में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को करते हैं। ठीक है, स्पेशली मैं अगेन रिपीट कर दूं, मैं अगर यहाँ पे सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में क्लास 11th में हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसको करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, ठीक है, अगर आप क्लास 11th में सीबीएसई में हो और स्टैटिस्टिक्स आपका एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, अगेन यहाँ पे मेजॉरिटी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। बट फायदा ये है कि मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस है दे आर फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर डिफिकल्टी लेवल कहो, जनरली जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात आती है, स्टैटिस्टिक्स की बात आती है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार मुश्किल से क्लास 10th में मैथ्स का पीछा छुड़ाया था, वापस आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एट ऑल क्लोज टू योर मैथमेटिक्स। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इजी टू सॉल्व होते हैं, फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है, लिटिल प्रैक्टिस एंड आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। तो आपका शुरुआत से अगर जो मेन फोकस या मेजॉरिटी टाइम अगर मैं कहूँ तो वो आपको यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना है, ये आपका यहाँ पे मेन एम होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके डायग्राम्स आते हैं, टेबल्स आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं, फंडामेंटल्स आते हैं, जो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इकोनॉमिक्स में और एक एडवाइस देती हूँ कि जनरली इकोनॉमिक्स जो है उसका सिलेबस कहो, पेपर कहो, ये बच्चों को काफ़ी लेंदी लगता है, क्योंकि इसके जो आंसर्स अटेम्प्ट करना है, डायग्राम्स ड्रॉ करना है, टेबल्स ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सा हमें ये लेंदी लगता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि थ्योरी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो सिर्फ उसको सुनना, सिर्फ उसको पढ़ना काफ़ी नहीं होता। थ्योरी सब्जेक्ट्स में शुरुआत से इंश्योर करें कि आप राइटिंग प्रैक्टिस भी रखो, आप यहाँ पे लिखने की, नोट्स बनाने की आदत रखो, सो दैट आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर सको, किस तरीके से आंसर्स को लिखना है, सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, ये आप समझ सको। ठीक है, अब आता है थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि मैं आपको पढ़ाती हूं, दैट इज बिजनेस स्टडीज।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं, सबसे पहली चीज यहाँ पे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के जो मेजॉरिटी कंसेप्ट्स है 11th एंड 12th के इतने रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि ये एक गलत फहमी होती है, बट मैं आपको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर रही हूं कि 11th में मत पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। भले ये रिलेटेड नहीं है बट फिर भी बेस ऑफ द सब्जेक्ट है, जो अगर आपने मिस कर दिया फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, काफी ज्यादा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, यहां पे अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो बिजनेस स्टडीज में मेन जो हमारा फोकस होगा दैट विल बी ऑन बिजनेस एंड ट्रेड। ठीक है, तो यहां पे बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से चलता है, कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, डिफरेंट बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग, ई बैंकिंग, बहुत सारे ऐसे बिजनेस और उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स है, ट्रेड और उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स है जो इस सब्जेक्ट में यहां पे आप पढ़ोगे। ठीक है, देखा जाए तो मेजॉरिटी अगर आप कहोगे तो ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, जनरली जब भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात आती है तो दो चीजें हमेशा आपको याद रखनी है इन एवरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। एक, उनको कैसे लिखना है ये समझना बहुत जरूरी है। जनरली जो रेफरेंस बुक्स आप पढ़ते हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे कोई और रेफरेंस बुक हो, तो उसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, राइट? तो एग्जाम्पल्स को समझना, एग्जाम्पल्स के द्वारा कंसेप्ट्स को ग्रास्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे अगर आप सोचोगे कि अरे यार ठीक है हम रट्टा मार लेंगे, नहीं होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली बिजनेस स्टडीज की अगर आप बुक देखोगे, सिलेबस देखोगे, वास्ट सिलेबस है, लॉट्स ऑफ कंसेप्ट, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स है, समझोगे नहीं, सिर्फ रट्टा मारने जाओगे, गलत अप्रोच है, गलत अप्रोच है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड कंसेप्ट्स है, थ्योरेटिकल है, स्टार्टिंग से नोट्स बनाना, स्टार्टिंग से कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल के द्वारा समझना, समझकर उसको खुद के लैंग्वेज में लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट नंबर 4 जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप लेंगे, कुछ बच्चे फिजिकल एजुकेशन लेंगे, कुछ बच्चे आईपी लेंगे, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है जिसमें से आप इसको चूज करोगे। बट फिलहाल हम उन्हीं सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिसका हमने पूरा का पूरा जिम्मा ले रखा है, दैट इज योर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहां पे अगर आप मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट लेते हो, मैथमेटिक्स में चाहे हम यहां पे बात करें कोर मैथमेटिक्स, चाहे हम बात करें अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगेन सेम कंसेप्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला बेस्ड काफी क्वेश्चंस अप्लाइड मैथ्स में आ सकते हैं, कोर मैथ्स में आ सकते हैं, बट अगेन याद रखना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में डे 1 से फोकस रहना बहुत जरूरी है, वरना बहुत इजीली इन सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत बड़ी वाली आ सकती है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, उसके अलावा आप सभी की रिक्वेस्ट पे इंग्लिश का भी आपका जो दिक्कत है या इंग्लिश को लेकर भी जो काफी बच्चों को दिक्कत आ रही थी वो भी हमने आपकी सॉल्व कर दी है। इंग्लिश को भी हम बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। सब्जेक्ट को जानना जैसे कि मैंने कहा बहुत जरूरी है, तो प्लीज याद रखिएगा थ्योरी सब्जेक्ट्स को किस तरीके से हैंडल करना है, शुरुआत करनी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं, बेसिक्स को क्रिस्टल क्लियर रखना है। यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन दैट अनडाउटेडली। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज ऑलवेज प्लान योर डेली स्केड्यूल। मैं नहीं कहती हूँ कि डे 1 से तुम 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा पढ़ाई करो, भले दिन का 30 मिनट्स, भले दिन का 1 घंटा पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपका डेली स्केड्यूल प्लान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब हम डेली स्केड्यूल प्लान करते हैं ना, तो हम अपने आप में एक डिसिप्लिन इनकलकेट करते हैं।
जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, जैसे एग्जाम्स के टाइम कोई टाइम टेबल बना लेते हैं, टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करते नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि कोई भी चीज की आदत अचानक से नहीं लगती। ठीक है, मैं कहूँ कि भाई मैं कभी वर्कआउट नहीं करती, मैं कभी वॉक पे नहीं जाती, मैं कभी जिम नहीं जाती, स्विमिंग नहीं जाती, कुछ नहीं जाती, एक दिन जाके मैं कहूंगी कि मैं 1.5 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूस वर्कआउट करूंगी, मेरी बॉडी सहन ही नहीं कर पाएगी। दूसरे दिन शायद मैं उठ ही नहीं पाऊंगी 10 दिन के लिए बेड पे से। ठीक है, वो हाल हो जाएगा मेरा। यही होता है बिकॉज हमारी जो बॉडी माइंड ब्रेन होता है ना, उसको कोई भी चीज से अडेप्ट करने के लिए, आदत लगने के लिए समय लगता है। तो शुरुआत से एक स्केड्यूल बनाना, डेली स्केड्यूल प्लान करना, उसको फॉलो करना, इसकी आदत खुद में और अपने दिमाग को, अपने शरीर को डालो। यहाँ पे डेली स्केड्यूल प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें किस तरीके से आपको इसको शुरुआत में प्लान करना है। अब मैं नहीं कहती हूँ कि शुरुआत में आप 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ो, मुझे पता है ऐसा स्केड्यूल बनाना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पहले 2-4 दिन में आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे फॉलो करने में। तो स्केड्यूल ऐसा बनाओ जो आपको पता है कि बाबा आप इसको इजीली फॉलो कर सको। गो इजी ऑन योरसेल्फ, थोड़ा सा अपने पे रहम करो वाला बात है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पे यू हैव टू प्लान योर टाइमिंग्स। ठीक है, जब मैं कहती हूं टाइमिंग्स को प्लान करो तो इसमें आपका जो वेकअप टाइम है, ठीक है, इसमें जो आपका स्लीपिंग टाइम है, जो आपका स्कूल टाइम है, जो आपके बाकी लेक्चर्स टाइम है, अगर आप स्कूल क्लासेस कुछ भी आपने यहां पे लगाया हुआ है, सेकंड जो आपका प्ले टाइम है, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अभी से आदत डालनी है, जो आपका स्क्रीन टाइम है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका यहाँ पे सेल्फ स्टडी टाइम है। ये टाइम्स को प्लान करके इसको एक डेली स्केड्यूल में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, आपका जो वेकअप टाइम है और जो आपका स्लीप टाइम है काफी हद तक आपके स्कूल के टाइमिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और कहीं ना कहीं शायद इसकी एक आदत आप ऑलरेडी अपने आप को, अपने बॉडी को लगा चुके होंगे। अगर नहीं किया प्लीज डू इट। ठीक है, अपना वेकअप टाइम और स्लीपिंग टाइम हो सके तो कांस्टेंट एंड स्टैंडर्डाइज यहाँ पे रखना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके स्कूल के टाइमिंग्स। मुझे पता है कि चलो 7 से 2 मेरा स्कूल होता है, फेयर इनफ। 2 बजे स्कूल छूटता है, फिर आप क्या करते हो? 2 बजे से रात के मान के चलो 10 बजे तक आपका स्केड्यूल होता है। 10 बजे के बाद आप सोने चले जाते हो, 10:30 11 को सोते हो, 6 बजे उठते हो कि बाबा आपको गुड 7 आवर्स ऑफ स्लीप मिले। ओके, बट यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ कि बाकी का जो डे है, बाकी के जो 8 घंटे है, किस तरीके से आप यहाँ पे प्लान करते हो। ठीक है, तो इसमें आपका जो लंच टाइम है, डिनर टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, खेलने का टाइम है, कोई क्लासेस जाते हो तो उसके जो लेक्चर आवर्स है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली, आज की तारीख से, अभी से मिनिमम में मिनिमम डेली जो है आप 30 मिनट्स एटलीस्ट सेल्फ स्टडी को दो। देखो बेटा, कितना भी स्कूल चले जाओ, एकेडमिक्स चले जाओ, अगर आप सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं देते, अ लॉट ऑफ योर एफर्ट्स वेस्ट जाएगा। चाहे आप दिन का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप 4 फॉर्मूला लर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 30 मिनट्स, दिन में 24 घंटे में से खुद के करियर के लिए 30 मिनट अपने आप के लिए। आप ये 30 मिनट्स में कुछ भी करो। कोई एक सम सॉल्व किया, कोई एक फॉर्मूला सॉल्व किया, लेक्चर में एक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, टीचर का आंसर सही आया, आपका गलत आया, वो आपने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको करो 20 to 30 मिनट्स अ डे। एंड दूसरी बहुत जरूरी चीज जो आपको करनी है, प्लीज लिमिट योर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम में चाहे मैं यहाँ पे मोबाइल्स की बात करूं, चाहे मैं कंप्यूटर्स की बात करूं, चाहे मैं टेलीविजन की बात करूं। मैं नहीं कहती हूँ मोबाइल फोन यूज मत करो, मैं नहीं कहती हूँ गेम्स मत खेलो, मैं नहीं कहती हूँ चैटिंग मत करो, सब करो, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए करो, तब जाके अब बाकी स्केड्यूल्स को फॉलो कर पाओगे। तो जनरली क्या होता है ना,
पढ़ाई के टाइम में हम 30 मिनट्स बोलते हैं, 25 मिनट में भी चला लेते हैं, बट स्क्रीन टाइम हम 1 घंटा कहते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा जाता है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये गलत है। प्लीज इसको प्लान करिए। आप रोज बातें करिए, रोज मोबाइल फोन यूज करिए, बट अपने आप के लिए बाउंड्रीज सेट करिए इफ पॉसिबल। प्लीज इसको करके देखिए, एक 30 डेज के लिए करिए। आप अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट यहां पे देख पाते हो, ये आप खुद एनालाइज करना। एटलीस्ट ट्राई खुद के लिए तो कर सकते हो, एटलीस्ट। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहां पे अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए बेटा, मुझे एक चीज पता है कि मुझे यहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, अब हर एक बच्चा हर एक सब्जेक्ट में तो मास्टर नहीं बन सकता। मैं हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकती। मुझे पता है कि कोई सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लगेगा, कोई एक चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लगेगा, आम बात है, नॉर्मल है ये। शुरुआत में कुछ डिफिकल्ट लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं समझेगा। ये स्टार्टिंग में ही आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पता करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि लेटर से कि यहाँ पे जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है, लेटर से ये मेरी स्ट्रेंथ है कि बाबा मैं इजीली आंसर्स लिख पाती हूँ, इनको याद रख पाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे मेरे वीकनेसेस की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वो मेरे लिए वीकनेस है। मुझे कैलकुलेशंस नहीं पसंद है, मुझे फॉर्मूलाज याद रखना यहाँ पे नहीं पसंद है। तो मुझे पता है कि अगर कोई चीज मेरी वीकनेस है, कोई चीज है जिसमें मैं पीछे हूं, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम अलॉट करना है। देखो बेटा, एक तरीका होता है कि जो चीज आपको नहीं पसंद होती है या जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता ना, आप उससे दूर भागते हो, आप उसके लेक्चर्स अटेंड करना छोड़ देते हो, आप उसके सम सॉल्व करना छोड़ देते हो, आप स्कूल में उसके नोट्स बनाना छोड़ देते हो। बट उसको छोड़ने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ऑप्शन में है छोड़ दो, मतलब मुझे मैथमेटिक्स नहीं पसंद है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे ऑप्शन में छोड़ना है, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। बट अगर कोई कंपलसरी सब्जेक्ट है या आपने उसको ऑप्शन में चूज कर लिया है, फिर क्या करोगे? डू यू हैव अ चॉइस? देखो एक चीज समझ लो बेटा, कोई चीज अगर करनी है ना, उसको सर पटक पटक के करो या फिर उसको खुशी से एज अ चैलेंज लेके करो। करना तो वैसे भी है, सेकेंड केस में एटलीस्ट सेल्फ मोटिवेशन और खुशी तो मिलेगी। तो वीकनेसेस है तो ऑलवेज उसको ज्यादा टाइम दो अपने स्केड्यूल में, उसको ऐसा चैलेंज लो कि कैसे नहीं हो रहा है मेरे से, मुझे उसको और प्रैक्टिस करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको स्टार्टिंग में कम मार्क्स आए, बहुत टाइम है, पूरा साल भर है, 2 साल है बोर्ड एग्जाम को, स्लोली एंड इवेंचुअली आप अपने आप को इंप्रूव कर लोगे ना। हो सकता है शुरुआत में आपको 40 आउट ऑफ 80 आए, हो सकता है कि उसके 3 महीने बाद टेस्ट में आपको 45 हो सकता है, उसके बाद 55 आए, हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में 70 आए। बट 40 to 70 का जर्नी छोटा नहीं है, समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो यहाँ पे हमेशा अपनी वीकनेसेस को ज्यादा समय दो, कोशिश करो कि कैसे आप उसमें इंप्रूव कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही देख लो कि बाबा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, उस पर थोड़ा ज्यादा यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज ऑलवेज रिमेंबर बेसिक्स इज इंपॉर्टेंट। जनरली क्या होता है, तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर होता है, ठीक है, जो मीनिंग होता है, जो डेफिनेशन होता है, ये छोटी छोटी चीजें ना हम मिस कर देते हैं। हमें लगता है कि अरे यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, जो एग्जाम में आता है बता दो, चलो हम उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ तो लेते हो बट समझ नहीं पाते हो। मैंने अपनी जिंदगी में कई बच्चों को देखा है, कई बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं, ठीक है, कई लोगों को रिक्रूट किया है, कई लोगों को ट्रेन किया है। आज भी मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे लोग जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनको बस इतना पूछ लो ना मैनेजमेंट क्या है, शायद वो नहीं आंसर कर पाएंगे। 2 साल बाद अगर मैं आपको पूछ लूं ना एक बेसिक बेटा डिफरेंस बताओ मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बहुत बच्चे उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम तो हमने डिस्टिंग्विश रट्टा मारा था, एग्जाम में लिखा, मार्क्स भी मिल गए, बट हमें याद नहीं है क्योंकि हमने कभी उसको समझा ही नहीं ना, हमने उसको समझा ही नहीं। तो ये मार्क्स लेके जिंदगी में जाओगे कहां? जिंदगी में जाना तो है नॉलेज को लेकर। मार्क्स तो क्या है, डिग्री क्या है?
तो कोई भी चीज का एक एंट्री टिकट है, उससे तो एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन एंट्री लेने के बाद उस रेस में तुम कितना आगे और कितना तेजी से जाओगे, ये तुम्हारी टिकट नहीं, ये तुम्हारा नॉलेज डिसाइड करेगा। तो एक होता है ना लंबी रेस का घोड़ा, और एक होता है जो शुरुआत में बहुत तेजी से भागता है, तबड़िक 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 बहुत तेजी से भागता है और फिर गिर जाता है। तुमको कौन सा बनना है? कौन सा? तो ऑलवेज रिमेंबर, मार्क्स से करियर नहीं बनता है, या सिर्फ मार्क्स से करियर नहीं बनता है। द राइट स्टेटमेंट। करियर कभी भी नॉलेज से बनता है, और इसीलिए जिंदगी में तुम क्या बने वो लोग पूछते हैं। लोग ये नहीं पूछते कि 12th में कितने मार्क्स आए, तुमको ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए। मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे तो नहीं पूछा गया, ना मैंने आज तक किसी को पूछा है कि मार्क्स कितने आए। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एक मैच्योरिटी अभी अपने आप में लाना जरूरी है कि ये लेवल से, आज से अभी आप एक मैच्योर व्यक्ति हो, एक मैच्योर बच्चे हो, जहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉलेज एंड क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स आर द की टू सक्सेस। तो ये इसके ऊपर से बेटा फोकस हटने मत देना। आज चाहे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चले ना चले, जिंदगी में आगे जाके बिल्कुल चलेगी। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज योर नेवर कीप योर डाउट्स टू योरसेल्फ। ऑलवेज रिमेंबर, आस्क क्वेश्चंस। हमेशा। बहुत बार ऐसे होता है ना कि टीचर्स इरिटेट हो जाते हैं जब भी आप सवाल पूछते हो, या बहुत सारे सवाल पूछते हो तो इरिटेट हो जाता है। बट एक चीज समझो कि एक बच्चे का ना माइंड हमेशा क्यूरियस होना चाहिए। आपके दिमाग में हमेशा कॉन्स्टेंटली सवाल आते रहना चाहिए, ये हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे कर सकते हो ऐसे क्यों नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंटली। एंड मैं एक चीज जानती हूं कि अगर सवाल का जवाब ढूंढना है ना, कहीं से भी तुम ढूंढ सकते हो। पूछो, टीचर्स को पूछो, दोस्तों को पूछो, सीनियर्स को पूछो, आस्क योरसेल्फ, ट्राई टू फाइंड आंसर्स। जितना आपको सिखाया जाता है उससे ज्यादा सीखने की कोशिश तो करो। देखिए बेटा, आगे जाके ना कंपटीशन बहुत बड़ा है। स्कूल में 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम लाखों बच्चे हैं, बट आगे जाके जो तुम्हारा कंपटीशन है वो करोड़ों लोगों के साथ हो सकता है। तो यहां पे ये कंपटीशन में एज मिलना, ये कंपटीशन में एडवांटेज मिलना, उसके लिए ऑलवेज कोशिश करो कि आप बेटर लर्न कर सको। आस्क क्वेश्चंस, और जानने की कोशिश करो, क्यूरियस बनो, और एक चीज, बिंदास सवाल पूछो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जवाब नहीं मिलेगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जवाब मिल ही जाएगा ना। अरे पूछो ना, हमसे पूछो, ये इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आज आप दुनिया का एक्सपर्ट ले लो, वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स वाज आस्किंग क्वेश्चंस, ट्राइंग टू नो अ लिटिल मोर, एंड यही उनको बाकी लोगों से अलग बना गया, बाकी लोगों से बेहतर बनाते गया। याद रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट अर्ली, नेवर wait for exams, and most important, class 11th is equally important। देखो बेटा, क्लास 11th में बोर्ड एग्जाम्स नहीं है। हमें लगता है कि 10th में बहुत मेहनत की, 10th में हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स डाले, तो क्लास 11th है, थोड़ा सा चिल मारने के लिए है। अगर ऐसा ही होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो क्यों आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होता, क्यों आपकी करियर का एक वो स्टेप होता। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसे होता है कि ये स्टेप इंपॉर्टेंट, ये नहीं है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, नहीं ना। उस सीढ़ी में कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आगे दिक्कत आती है, गिरने के चांसेस होते हैं, स्लिप होने के चांस होते हैं, लगने के चांसेस होते हैं। तो ये हर एक लेवल जो आप पार करते हो, जब से आप पढ़ाई की शुरुआत करते हो, जब तक आप जाते हो आगे, ये हर एक लेवल, हर एक स्टैंडर्ड एक सीढ़ी के स्टेप के तौर पे। इसमें से एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो लड़खड़ाना, गिरना, लगना, इसके इक्वल चांसेस होता है।
एंड वो क्लास 11th में भी होता है। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, भले कोई कुछ भी कहे। मिस करके देख लो, या जिन लोगों ने मिस करा है उनसे पूछ के तो जरा देख लो कि क्या आज उनको पछतावा नहीं हो रहा है। पूछेगा जरूर, क्योंकि बेसिक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 11th में सब्जेक्ट को समझना, ग्रैस्प करना, अपने दिमाग में बैठाना, उन सब्जेक्ट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप 12th में इन्हीं चीजों में एक्सेल कर पाते हो, तभी। तो प्लीज क्लास 11 को लाइटली ना लीजिएगा, इनके ऊपर फोकस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इनिशियली सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डाउट्स को क्लियर करवा के लेना, 100% क्लैरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के साथ आज का जो सेशन है यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए बेटा, मुझे पता है कि बहुत चीज़ें लगता है कि यार बोलना आसान है, मैम ये तो हर चीज़ कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। देखो बेटा, वैसे तो मैं बड़ी चिलपिल टाइप व्यक्ति हूँ, ठीक है, बट कुछ चीज़ें मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। जिंदगी में करो सब कुछ जो पसंद है, करो, गेम्स खेलो, मोबाइल यूज़ करो, शॉर्ट्स देखो, चैट करो, सब कुछ करो, बट हर एक चीज़ में खुद के लिए बाउंड्रीज और लिमिट सेट करो। यही होता है की टू सक्सेस, नोइंग वेयर टू स्टॉप। बाकी देखो, आप समझदार हो बहुत ही ज़्यादा, और अभी समझदारी की ही ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि क्लास 11 की जो जर्नी है साथ में बहुत ही यहाँ पे बढ़िया होने वाली है। शुरुआत इतनी धमाकेदार होगी तो भाई जर्नी तो आगे मज़ेदार होगी ही होगी। ठीक है, आगे और ऐसी वीडियोस के साथ हम ज़रूर आपके लिए आएंगे। बस आपका ये जो प्यार है वो ज़रूर बरसाते रहिएगा। दोबारा बहुत ही जल्दी मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ फैबुलस डे अहेड।